पिछले एपिसोड में फोर्थ राउंड के फर्स्ट मैच में हाउ चेन का सामना ली जैंग से होने वाला था, इसलिए सभी इस बात से काफ़ी परेशान हो गए थे। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउ चेन इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी, इसलिए ली जैंग भी इसमें कोई देरी नहीं करता है और हम देखते हैं कि उसने भी इस मैच को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे दिया था। तभी ली जैंग हाउ चेन से कहता है कि मेरा और तुम्हारे ताकत के बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए चलो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पहले से अपने लिविंग गेट को एक्टिवेट कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चेन भी इस चांस को मिस नहीं करती है, इसलिए वह इसके लिए थैंक यू कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चेन इसमें कोई देरी नहीं करती, इसलिए अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था ताकि वह इस तरह से अपने लिविंग गेट को एक्टिवेट कर सके और फिर इसका यूज करके बीच को समन कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउ चेन ने केवल एक ही बार में 3 लिविंग गेट को एक्टिवेट कर लिया था, इसलिए सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने तो एक साथ में 3 लिविंग गेट को एक्टिवेट कर लिया है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाउ चेन ने इसको और भी ज्यादा हैरान कर दिया था, क्योंकि वह एक एक करके और भी 3 लिविंग गेट को एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खुद ली जैंग भी इस बात से काफ़ी हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि शायद मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया। तभी सभी लोग बात करने लगते हैं, बाकी रनर तो एक साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गेट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसने तो असल में एक साथ में 6 गेट को ओपन कर दिया। इसलिए वह कहने लगते हैं कि यह तो सच में बहुत ही शानदार है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सभी लिविंग गेट में बीस्ट भी बाहर आने लगते हैं, जिससे देख सभी इस बात से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह सच में रिस्क है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वह तो अकेले इंटरफियर डिफेंडिंग टीम के बराबर है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाउ चेन ली जैंग का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद ली जैंग भी उसे कहने लगता है कि मैंने तो केवल लिविंग गेट को एक्टिवेट करने को कहा था और उसके लिए ही टाइम दिया था, लेकिन असल में तुम तो उससे भी आगे चली गई। मगर फिर भी चलो, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ली जैंग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसलिए वह भी अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और तब हम देखते हैं कि हाउ चेन भी ली जैंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि ली जैंग भी अपनी विन गार्ड के हेरिकेन शैडो को ब्लेड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर इस तरह से इनके बीच में बहुत शानदार टक्कर होती है। तभी इस बीच हम देखते हैं कि हाउ चेन अपने समन बीच का यूज करके सीधा इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ली जैंग ने इसके अटैक को बहुत आसानी से टाल देता है, जिसकी वजह से हाउ चेन इसमें ली जैंग का कुछ भी नहीं कर पाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली जैंग भी अपने पावर का यूज करके हाउ चेन को मारने लगता है, जिसे देख सभी इस बात से काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि मास्टर ली जैंग तो कमाल के हैं और उन्होंने तो कमाल कर दिया, क्योंकि लेवल 9 वाले तो इतने सारे मॉन्स्टर भी मिलकर उनका कुछ नहीं कर सके। जिसके बाद बाकी सभी कहने लगते हैं कि हाँ, यह तो पूरी तरह से सही है, क्योंकि मास्टर ली जैंग तो अब पूरा लाइंस में नंबर 1 है। वहीं हम देखते हैं कि हाउ चेन इसके पावर के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी और इसलिए बाकी सबको लगने लगता है कि अब हाउ चेन हार जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउ चेन यहाँ पर इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होती है। यहाँ पर वो और भी लिविंग गेट को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से और ज़्यादा हैरान होते जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं सू भी इसके बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वह कहने लगती है कि हाउ चेन ने तो 7th गेट को भी एक्टिवेट कर लिया है, जिसका मतलब है कि वह अभी इतना आसानी से हार नहीं मानने वाली है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं हाउ चेन ने फिर से ली जैंग पर अटैक करना शुरू कर दिया था और फिर उसे कहती है कि अभी हमारा मैच खत्म नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि हाउ चेन ने अपने पावर का यूज करके और भी लिविंग गेट को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसे देख सभी इस बात से और ज्यादा हैरान होते जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं इसके पावर की वजह से यहाँ पर बैरियर भी टूटने लगता है, इसलिए ली जैंग भी कहने लगता है कि यह तो सच में बहुत ही अमेजिंग है और इसलिए ऐसा लगता है कि डॉन ऑफ फ्लाइट तो अभी और भी ज्यादा सरप्राइज देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउ चेन फिर से ली जैंग का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसे देख ली जैंग इस बात से काफी हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मैं इसे अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं ली जैंग भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और इस बार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से अटैक करता है।
जिसकी वजह से हाउचेन का समन इसका ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और इसलिए हम देखते हैं कि ली जैंगजू अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा रहा था। लेकिन तभी वह समझ जाता है कि जब तक इसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म नहीं होगी तब तक यह लिविंग गेट को लगातार समन कर सकती है। इसलिए अब वह कहने लगता है कि मुझे इस मैच को जल्द ही खत्म करना होगा, नहीं तो फिर से इसकी वजह से सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाएगी। जिसे देख सभी इस बात से काफ़ी हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ली जैंगजू आज पहली बार अपने डेमन पावर का यूज कर रहा है। इसके बाद वह इसके पावर को देख कहने लगते हैं कि यह तो असल में विंग गॉड है, जिसका मतलब है कि ली जैंगजू भी एक डिवाइन स्प्रिंग है। लेकिन वही हम देखते हैं कि ली जैंगजू भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता और वह अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। अपने पावर का यूज करके वह सभी को दिखा देता है कि उसका पावर सच में पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन के समन भी सर्विस के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और इसलिए ली जैंगजू अपने पावर का यूज करके एक के बाद एक उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ली जैंगजू हाउचेन के सारे पावर्स को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया था। जिसे देख हाउचेन भी इस बात से काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वह कहने लगती है कि अब तो मुझे जल्दी से अपने सोल पावर को रिलीज करना होगा ताकि इस तरह से मैं बच सकूं और अपने जो बचे हुए बिस्ट हैं उनको लेवल 10 या फिर उससे ऊपर ले जा सकूं। अब इसलिए हम देखते हैं कि हाउचेन भी इसमें कोई देरी नहीं करती और वो अपने डेमन पावर का यूज करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली जैंगजू अपने सारे लिविंग गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वह इससे कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हारे सारे लिविंग गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके बाद अब यहाँ से तुम्हारा सारा सामान बीच में ही गायब हो जाएगा। और फिर इसके बाद वो इससे पूछता है कि अब तुम मेरे सामने क्या करोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन आखिरकार गैटल का यूज करके रेडी हो जाती है और कहने लगती है कि मेरे और उसके बीच में कनेक्शन तो इतना आसानी से नहीं काटा जा सकता। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह इसका यूज कर अटैक करना शुरू कर देती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि ली जैंगजू भी असल में इसी चीज का वेट कर रहा था और फिर हम देखते हैं कि वह अपने विंड पावर का बैन यूज करने के लिए रेडी हो गया, जिसके वजह से हम देखते हैं कि मैक्स बिस्ट के सामने भी कुछ नहीं कर पाता और फिर वह आखिरकार इस तरह से इसके सभी हाथों में फंस गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ली जैंगजू इस बात का फायदा उठाने लगता है और फिर वह हाउचेन से कहने लगता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे नटल बिस्ट को खत्म कर दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन इसके लिए ऐसे हरकत करने के लिए गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि इसकी इतनी हिम्मत, इसकी एज तो इतनी ज्यादा हो गई है लेकिन इसके बाद भी उसने छोटी सी लड़की को बुली करने के लिए ट्रैप का यूज किया। तभी हम देखते हैं कि ली जैंगजू भी इस बात से काफी गुस्सा होने लगता है और फिर कहने लगता है कि उसने तो असल में मैकडॉल को पकड़ लिया था और अब इसका यूज करके वह तो हाउचेन को धमकी दे रहा है। वहीं ली जैंगजू कहने लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर और भी ज्यादा देरी की तो फिर मुझे नहीं पता कि यह सोल सेट मेरे साथ में और क्या करेगा। अब इसलिए हम देखते हैं कि उसने आगे भी इसी तरीके से इन टेक्निक का यूज करके डिसाइड करने लगता है और फिर कहने लगता है कि अगर हमने इनके सोल पावर को कंज्यूम करा दिया तो फिर मुझे लगता है कि हम इस तरह से इनसे बहुत आसानी से जीत सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाउचेन इसके सामने हार मानने के लिए रेडी हो जाती है और इससे कहने लगती है कि प्लीज तुम इन मैक्टल को छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली जैंगजू ने तुरंत इसे छोड़ दिया था और अब इस तरह से वो इसमें जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन इस बात से काफी उदास हो जाती है और फिर कहने लगती है कि मुझे तो अपने स्पेशल एबिलिटी को दिखाने का टाइम ही नहीं मिला। तब इस पर ली जैंगजू इससे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि तुमने सच में बहुत ही शानदार तरीके से खेला है। तब इस पर हाउचेन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि ली जैंगजू असल में हमें जानबूझकर टारगेट कर रहा है। लेकिन फिर भी आखिरकार इस तरह से उसके डेमन पावर के बारे में पता चल गया और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैं अभी पूरी तरह से सही हूँ। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम परेशान ना हो क्योंकि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 4th राउंड का आगे का मैच भी होता है जिसमें सायर और लिंसे ने बहुत ही आसानी से टॉप 16 में एडवांस कर लिया था। जिसके बाद इस तरह से हम देखते हैं कि डॉन ऑफ फ्लाइट ऑफ मैजिक पैलेस के बीच में बहुत ही शानदार मैच होने लगता है जिसमें कि वेगॉन का सामना लेवल 9 वाले स्पेस मैजिशियन से होता है। लेकिन फिर उसने अपने स्पेस सोल फर्नेस का यूज किया और इस तरह से वो अपने अपोनेंट के पास में पहुंच गया। जिसके
जिसके बाद वेंगवॉन ने उसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत आसानी से हरा दिया। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सीमा सियान का सामना एक आइस मैजिशियन से होता है, लेकिन तभी सीमा सियान अपना हैमर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर इस तरह से वो इसमें बहुत आसानी से जीत जाता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि हान का भी सामना एक विंग मैजिशियन से होता है, जिसमें कि हान ने भी अपने पूरे पावर का यूज करके उसे बहुत आसानी से हरा दिया और फिर इस तरह से वह भी टॉप 16 में पहुंच गया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वेंग और फैंग का सामना सीनियर हाउचेन और सीनियर ली जेंगजू से होता है, जिसकी वजह से वह इसमें हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उन्होंने 4th राउंड में बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, जबकि वही मैजिक पैलेस में ज्यादा प्लेयर होने की वजह से हाउचेन इनको नहीं जीतने देना चाहती थी, क्योंकि अगर मैजिक पैलेस इसमें जीत गया तो फिर इसकी वजह से ली जेंगजू नया लीडर बन जाएगा। लेकिन वही ली जेंगजू भी इतना आसानी से इनको छोड़ने वाला नहीं होता है और फिर वह कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इसके पास में इतनी ताकत होगी, और अब इसलिए वह अपने एल्डर से कहता है कि प्लान को शुरू करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर अपने सारे लोगों को समझाने लगता है और फिर कहता है कि अगर इसके बाद तुम्हारा सामना डॉन ऑफ लाइट के मेंबर से हुआ तो मैं चाहूंगा कि तुम उनसे नहीं जीत सकते हो तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम उनके सोल पावर को कंज्यूम कर सकते हैं और कोशिश भी करेंगे। इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि क्या तुम इसके बारे में समझ गए। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि ली जेंगजू डॉन ऑफ फ्लाइट को अपने रास्ते में नहीं आने देता, क्योंकि इसकी वजह से इनके मैजिक पैलेस का बनाया हुआ प्लान फेल हो जाएगा, जिसमें इनका सामना असल में पैलेस मास्टर और डिप्टी पैलेस मास्टर के लेवल वाले प्लेयर से होता है। लेकिन असल में केवल इतना ही नहीं बल्कि मैजिक पैलेस ने अपने फाइट करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल लिया था, क्योंकि अब उनका फोकस पूरी तरह से डिफेंस के ऊपर होता है ताकि वे इस तरह से इसके बाद भी इनको हरा दें, जिसकी वजह से ऑडियंस काफी खुश हो जाती है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि सायर का सामना मैजिक पैलेस के स्केलर से होता है, जो असल में वाटर एलिमेंट को मैनिपुलेट करके बहुत आसानी से उसमें महारत हासिल किया था। मगर तभी हम देखते हैं कि सायर फिर से अपनी प्यूरिफिकेशन वाले डोमन पावर का यूज करती है और फिर इस तरह से उसने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वैंग का भी सामना बहुत ही पावरफुल अर्थ मैजिशियन से होता है, जिसने कि अपने फॉरबिडन स्पेल डायमंड आर्मर का यूज करके इसे बहुत आसानी से रोक लिया। तब इसे देख ली जेंगजू कहने लगता है कि यह तो अर्थ मैजिशियन का सबसे पावरफुल डिफेंसिव फॉरबिडन स्पेल है, जिसकी वजह से इसे तो तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वैंग इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और इसलिए वह अभी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है। तब इसे देख ली जेंगजू से कहने लगता है कि यह तो असल में टेम्पल कंपटीशन है, जिसकी वजह से इसमें हर एक होल को अपना एबिलिटी दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पर यह तो इस तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी का वेस्ट हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी देखते हैं कि जीडी इसके बारे में कुछ नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह से गेम का कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़के का डायमंड आर्मर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है और इस तरह से वो इसे हराकर सबको हैरान कर देता। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वेंगवॉन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि लिनसिन, सीमा सियान और हनी बहुत ज्यादा पावर के कंज्यूम होने के वजह से ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए वह इनमें हार जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे का मैच भी होता है, जिसमें कि हाउचेन और ली जेंगजू अपने मैच को बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वेंगवॉन का सामना एडर्मो से होता है, जहां ली जेंगजू उसे कहता है कि जान लेने के अलावा तुम्हें जो भी करना हो कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसमें किसी भी तरह से जीत जाना। जिसके बाद एल्डर्मो कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस गेम को जरूर जीतूंगा। मगर वही हम देखते हैं कि पिछले ही गेम में वेंगवॉन की बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम हो गई थी, जो अभी रिकवर भी नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगवॉन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि एल्डर्मो ने अभी तक भी अपने 2 पावर को रिलीज नहीं किया था, या कहें कि रिवील नहीं किया था। तभी एल्डर्मो वेंगवॉन से कहने लगता है कि तुम्हें तो मेरी ताकत के बारे में पता ही नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने आसानी से हार मान जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते
देखते हैं कि वेंग वॉन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और इसलिए वह भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख एल्डरमो कहता है कि यह तो वही स्पेस स्प्रिट फर्नेस है और मैं तो असल में इस ट्रिक को देख थक चुका हूँ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डरमो यहाँ पर कोई देरी नहीं करता और वह तुरंत अपने डार्क फेज का पावर एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंग वॉन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए वो इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है और यहाँ तक कि उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तब इस पर एल्डरमो कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही समझा, क्योंकि मेरे डार्क केस में मेरे अलावा और कोई कुछ भी नहीं देख सकता। लेकिन इसके अलावा धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी की अवेयरनेस भी खत्म होती जाएगी, जिसके बाद तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वेंग वॉन इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और इसलिए वह फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी कोशिश करने के बाद भी वह इसके साथ में कुछ नहीं कर पाता, जबकि वहीं हम देखते हैं कि एल्डरमो ने इसके सारे अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से सुरक्षित कर लेता है और फिर वो इससे कहने लगता है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और इसके बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम डिस्परेट हो रही हो। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वेंग वॉन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर से वह इससे कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही सब है, क्योंकि यह तो बिल्कुल ही पेनलेस। जिसके बाद मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ और यूज करो। इसके बात को सुनने के बाद एल्डरमो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि यह लड़की तो सच में बहुत ज्यादा जिद्दी है, इसलिए चलो मैं अब तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ ताकि तुम्हें भी पता चले कि मेरे डार्क केस का असली पावर क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने डार्क केस को यूज करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारे बचे हुए स्पिरिचुअल पावर को भी खा जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वहीं सीमा सियान भी कहता है कि मैं तो इसे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंग वॉन इसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होती और वह अभी भी अपने बचे हुए पावर का यूज करके इसके सामने डटी रहती है। तब इसे देख ली जेंगजू कहने लगता है कि तुम्हारा मूवमेंट तो काफी स्लो होने लगा है, इसलिए मुझे लगता है कि सच में तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वेंग वॉन इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही पावर है, और हम देखते हैं कि वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई। जिसके बाद एल्डरमो कहने लगता है कि तुम चाहकर भी मेरे केस में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ में ऐसा करने वाला हूँ जिसके बाद दोस्तों तुम बहुत जल्द ही पछताने वाले हो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि इसके बाकी साथी भी इस बात से काफी गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन असल में वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सर भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर कहती है कि यह तो सच में बहुत ही एरोगेंट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंग वॉन की सोल पावर पूरी तरह से खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से जीडियन इस गेम को यहीं पर खत्म कर देता है और इस तरह से हम देखते हैं कि एल्डरमो इसमें जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर कहता है कि देखो तुम तो इसमें हार गई। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंग वॉन इस बात से थोड़ी सी भी परेशान नहीं होती और फिर वो इससे कहने लगती है कि अगर मैं इसमें हार गई क्या हुआ, लेकिन फिर भी आखिरकार हमारा ड्रॉन ऑफ लाइट ही जीतेगा। तभी हमें पता चलता है कि जब वेंग वॉन के एल्डरमो के साथ में फाइट होने वाला था तब इसकी वजह से सीमा सियान काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि वह इसमें जीतने के लिए कुछ भी करेगा। जिसके बाद वेंग वॉन कहने लगता है कि अगर मेरी सोल पावर रिकवर नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं इसका यूज करके लीडर और डिप्टी लीडर का हेल्प कर सकता हूँ ताकि इस तरह हमें उसके असली पावर के बारे में पता चले। अब इसलिए हम देखते हैं कि वेंग वॉन ने असल में इसे जानबूझकर किया था, जबकि अब यहाँ पर जितने भी पावरफुल एनिमी बचे हुए थे इनको पहले से इनके पावर के बारे में पता होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीडियन इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर वो एल्डरमो को इनका विनर अनाउंस कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एक सीनियर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि मैजिक पैलेस वाले तो यह जानबूझकर कर रहे हैं ताकि वह इस तरह से इनके सोल पावर को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर सके। अब इसलिए वह कहने लगता है कि अगर वेंग वॉन ने पहले से फाइट नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि एल्डरमो तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते और फिर आखिरकार वो तुम्हें हरा देती। तभी जियान कहने लगता है कि इस पार के टेम्पल गैदरिंग के फाइनल 4 सिलेक्ट हो गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इनका नाम भी बताता है, जिसके बारे में सुनकर सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि अब सेमीफाइनल को भी स्टार्ट करने की बारी आ गई, जिसमें सिर्फ पहले मैच में एल्डरमो और सायर के बीच में होने वाला मैच है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो वेंग वॉन से कहने लगती है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब उस
उससे तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डरमो को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती है और फिर वो कहने लगता है कि तुम तो डॉन ऑफ फ्लाइट की डिप्टी लीडर हो, लेकिन हमारे मास्टर असल में तुम्हारे प्यूरिफिकेशन वाले पावर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अब उनको इसे एक्सपीरियंस करने का कोई चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारी इस बात से उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, इसलिए उसने गुस्से में ही अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डरमो भी अपना जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह शायर के सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है। फिर उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हारी स्पीड फास्ट है तो क्या हुआ, लेकिन अब तुम मेरे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरे डार्क के केस में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि शायर भी इसके डार्क केस में फंस आती है, जिसकी वजह से शायर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एल्डरमो इसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर कहने लगता है कि मेरे डोमेन पावर में तो इतने सारे लोग हार चुके हैं, जिसकी वजह से अब तुम भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसमें कोई भी देरी नहीं करता और फिर वह तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी शायर उसे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा सामना करने के लिए विजन की कोई जरूरत नहीं, फिर भी मैं तुम्हें इनमें बहुत ही आसानी से हरा सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि शायर के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जबकि वहीं एल्डरमोइस का कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए हम देखते हैं कि एल्डरमोइस इस बात से काफी हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि इसने तो मेरे अटैक को भी बहुत आसानी से रोक लिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डरमो भी इसे अपने इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसलिए वह फिर से अपने किसी और पावर का यूज करके रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है अब तुम इसे ट्राई करके देख। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो किसी क्रिएचर को बाहर निकालने लगता है ताकि वह इसका यूज करके शायर के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि शायर को इसमें कोई भी चिंता नहीं दिखती और फिर हम देखते हैं वह अपने पावर का यूज करके इसे बहुत आसानी से मार देती है। जिसके बाद एल्डरमो काफी हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि क्या तुम अपनी मौत को तलाश रही हो। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि शायर इसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डरमो का हालत खराब हो जाता है और फिर उससे पूछने लगता है कि तुम अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर तुरंत इस पर अटैक करना शुरू कर देती है और फिर वह कहने लगती है मेरे टीममेट ने इसके लिए अपने आप को यूज किया है, क्योंकि उसके बाद से ही हमें तुम्हारे लूप होल के बारे में पता चला और फिर इस तरह से हमें पता चला कि तुम्हारे डोमेन पावर में तुम्हारी खुद की एक्टिविटी भी रिस्ट्रिक्टेड है। इसके बारे में हम देखते हैं कि शायर ने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है शायर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं शायर ने अपना बदला लेने के लिए बहुत ही खतरनाक तरीका अपनाया और अटैक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं एल्डरमो भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया और फिर आखिरकार वो इसमें हार जाता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एल्डरमो का हालत खराब हो जाता है और फिर शायर जैसे ही इसके पास आती है वह काफी डर जाती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और फिर शायर उसे कहती है तुम इसमें हार गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीडियो ने शायर को इसका विनर अनाउंस कर दिया था और फिर इसके बाद बदले में इनको 640 पॉइंट मिलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी खुश हो गए थे, जबकि वहीं ओशन मास्टर कहने लगता है कि शायर तो इसमें फंस गई थी, जबकि वह तो असल में कई बार डार्क के ट्रायल से ही होकर गुजरी। तभी सेंगू कहने लगता है कि अभी शायर ने तो इसे छोड़ दिया, नहीं तो अगर उसने चाहा होता तो बहुत बुरी तरीके से हरा देती। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर एल्डरमो इस बात से काफी गुस्सा होता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इसके बाद एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है और हम देखते हैं कि शायर जीतने के बाद उसके साथ ही सभी काफी खुश हो जाते हैं और वह भी काफी खुश हो गई थी और फिर उससे कहने लगती है कि आपको जीते हुए देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। और फिर सीमा सियान कहने लगती है कि मुझे आपको जीता हुआ देखकर काफी खुशी हो रहा है। लेकिन वही हम देखते हैं कि डॉन ऑफ फ्लाइट का पॉइंट मैजिक पहले से ही काफी ज्यादा हो गया, जिसे देख हाउचेन कहने लगती है कि हम पहली बार उनसे आगे निकले हैं, जो कि असल में हम सभी के पूरे मेहनत का रिजल्ट है। अब इतनी बात कहने के बाद वह कहती है कि हम अपने गोल से केवल एक ही स्टेप दूर है। जिसके बाद वेंजाओ से कहने लगता है कि अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली जेंगजू और हाउचेन के भी मैच स्टार्ट करने का टाइम आ गया और अब इसलिए हम देखते हैं कि वे दोनों इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। लेकिन इसके बाद में अगले सीन में हम हाउचेन की मदद को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन ने इसके लिए लेटर लिखा था, जिसमें इसको पता चलता है कि हाउचेन ने भी टेम्पल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि अब तक सेमीफाइनल में भी पहुंच गया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि हाउचेन की मदद को इसके ऊपर
ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होता है और फिर वो सीयू के पास आकर कहती है कि तुम भी इस लेटर को एक बार देखो, लेकिन हम देखते हैं कि सीयू इस पर कुछ भी नहीं बोलता। सो गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।